हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेक्शन 25 को कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले सेक्शन 26 को, जो बात करता है आपका डील करेगा किसी रिस्क के साथ, जो रिस्क आपका हमेशा प्रॉपर्टी के साथ रहता है, उनके बारे में हम लोग इस सेक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका सेक्शन 26 से पहले आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए और बेयर एक्ट की लैंग्वेज के अंदर पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद कुछ उसके मीनिंग, कुछ उसकी एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर। जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 26 है वो सेक्शन 26 आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज में बोल रहे हैं रिस्क प्रीमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। मतलब जहाँ पे आपका रिस्क कहाँ पे रहेगा, हमेशा रहेगा प्रॉपर्टी के साथ, कि जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो आपका रिस्क जो होगा, रिस्क किस चीज़ को बोल रहे हो यहाँ पे, रिस्क मतलब का समझना है आपने कि कोई ऐसा डैमेज अगर कुछ उस प्रॉपर्टी को होगा तो उसका जो लॉस होगा उसका बियर करने का बर्डन जो है वो किसके ऊपर रहेगा, उसी को रिस्क वर्ड के एवज में हम लोग इसको समझेंगे। कि मतलब रिस्क मतलब कि ऐसा कोई भी डैमेज होगा तो उस केस में कौन उसकी भरपाई करेगा, कौन उसको बियर करने वाला पर्सन है, उसकी बात हो रही है रिस्क की। कि वो रिस्क किसके पास रहेगा। हमेशा जनरल रूल ये रहता है कि प्रॉपर्टी जिसके पास है उसी के पास। अगर मान के चलते कि सेलर के पास अभी भी प्रॉपर्टी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है या फिर जो भी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, स्टिल प्रॉपर्टी अगर उसके पास है सेलर के पास, तो हमेशा सेलर के पास ही बर्डन रहेगा कि अगर इन केस कुछ भी लॉस या फिर डैमेज होगा तो उसकी भरपाई करने का जो बर्डन रहेगा वो हमेशा रहेगा आपके सेलर के पास। ये आपका फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ, इफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द सेलर। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई अभी भी सेलर के पास है तो रिस्क ऑफ बियरिंग द लॉस इज ऑल्सो विद द सेलर। हमेशा उसके ऊपर ही बर्डन रहेगा, उसी के ऊपर ये भार रहेगा कि उसी को वो लॉस जो है वो बियर करना है। इज ऑल्सो विद द सेलर अंटिल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर। जब तक प्रॉपर्टी बायर को प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो जाती है तब तक उसका जो लॉस बियर करने का जो बर्डन है वो रिस्क हमेशा सेलर के पास रहेगा। अब सेकंड इस साइड लिखा, वंस द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर रिस्क ऑफ लॉस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। अगर जब भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी किसी बायर को तो उसका जो लॉस बियर करने का जो भी बर्डन है, जो रिस्क होगा, वो भी उस प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका जनरल रूल है कि हमेशा जो रिस्क होगा वो अब चलेगा आपका उस प्रॉपर्टी के साथ। जहां प्रॉपर्टी जाएगी उसी जगह पे उसका लॉस चला जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन वहां पे दे रखी है। उससे पहले एक चीज लिखी है, वेदर द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज देयर और नॉट। बेशक यहाँ पे डिलीवर कर दी हो प्रॉपर्टी को, नहीं कर रहा, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ ओनरशिप की। जहां पर भी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, रिस्क उसी के पास जिसकी ओनरशिप है। जनरल रूल यही रहता है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। उसी तरीके से क्या चीज होगी कि आपका जिसकी ओनरशिप उसी को लॉस बियर करना है। सिंपल चीज है। उसकी कुछ एक्सेप्शन दे रखी है। उससे पहले सेक्शन आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्लियर कर लो। सेक्शन 26 की फर्स्ट लाइन में लिखा, अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड। यहाँ पे या तो कुछ एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हो चुका कि प्रॉपर्टी बेशक ट्रांसफर हो या ना हो, किसका लॉस रहेगा, किसको लॉस बियर करना है, किसका वो रिस्क रहेगा, वो आपने पहले प्रीफिक्स कर लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर इन केस आपने ऐसा कुछ नहीं कर रखा तो ये आपका जनरल रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन क्या बोल रहे हैं, बोलता है द गुड्स रिमेन्स एट द सेलर्स रिस्क। आपकी जो गुड्स है वो आपकी सेलर के रिस्क पे रहेंगी until the property therein transfer to the buyer। जब तक वो प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती उसका रिस्क हमेशा सेलर के पास रहेगा। उसके बाद लिखा, बट when the property therein is transferred to the buyer। जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी किसी बायर को, बोलता है the goods are at the risk of the buyer whether the delivery has been made or not। बेशक उसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर डिलीवरी कर दी गई, बेशक नहीं कर दी गई, उस बात का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है किसी बायर को तो उसका रिस्क भी आपका उस प्रॉपर्टी के साथ ही चला जाएगा। उसका रिस्क हमेशा उस बायर के पास जाएगा। और उसके अंदर आपको दे रखी कुछ प्रोविजंस जिसकी बात करेगा आपकी एक्सेप्शन की। कुछ प्रोवाइजो ऐसे हैं जो आपके एक्सेप्शन को बता रहे हैं कि कहाँ पे आपका हमेशा जनरल था कि आप प्रॉपर्टी के साथ जाओगे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनके अंदर जो लॉस का रिस्क है वो हमेशा प्रॉपर्टी के साथ नहीं जाता। प्रॉपर्टी हो सकती है किसी एक पर्सन के साथ, लेकिन उसका रिस्क जो होगा वो अदर पार्टी के पास ही रहेगा। जैसे अगर सेलर ने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी है, अभी भी उसकी पोजीशन में है, उसने कोई ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं कर रखी, स्टिल उसका जो लॉस होगा ना वो बियर करने वाला पर्सन होगा बायर। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ दे रखी है जहां पे रिस्क नॉट पासेस विद द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साथ वो रिस्क नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट आपकी बात करें डिलेड डिलीवरी। अगर इन केस आपने कुछ भी काम करने के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको परफॉर्म करवाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर चुके, करने के बाद जो डिलीवरी करनी थी उसके अंदर डिले किया जा रहा है,
अब ये डिले दो पार्टीज कर सकती है, या तो सेलर करेगा या तो बायर करेगा। अब जो डिफॉल्टर पार्टी होगी, जिस भी पार्टी ने वो डिले कर दी प्रॉपर्टी को आपकी डिलीवर करने में, उसी के पास वो रिस्क रह जाएगा। अब इसके अंदर ना एक एग्जांपल आता है कि जहाँ पे मान के चले थे कुछ पेरिशेबल गुड्स थे, जैसे केक वगैरह कुछ हैं, उसको बनाने का ऑर्डर दे दिया किसी बायर ने। अब वो जो ऑर्डर देने के बाद उस सेलर ने वो प्रॉपर्टी आपकी मतलब आपका जो केक था वो बना के तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद हमेशा उसकी ड्यूटी रहती है कि वो फ़ोन करके या कॉल करके किसी भी तरीके से नोटिस में डालेगा बायर को कि आपकी जो गुड्स थी वो तैयार हो चुकी है, आप इसको लेके जाओ। अब वो प्रॉपर्टी लेके नहीं गया वो बायर, और उसने अपने डिलीवर करने से उसको डिले कर रहा है। खुद वो बायर जो था उसको नोटिस मिलने के बावजूद वो सामान लेके नहीं गया, और सामान ना ले जाने की वजह से क्या हुआ कि वो पेरिशेबल प्रॉपर्टी थी, अब वो पेरिश हो चुकी। अब वो नुकसान किसका होगा उसके ऊपर? यहाँ पे जो सेलर था उसने तो फ़ोन करके बोल दिया था, इसका मतलब जो ओनरशिप थी एक तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी थी बायर को, क्योंकि अपने डिलीवरेबल स्टेट के अंदर वो प्रॉपर्टी पहुँचा दी है। हमेशा डिलीवरेबल स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी पहुँचाने के बाद उसको जितना भी लॉस होगा उसकी लायबिलिटी हमेशा बायर की रहेगी, हालांकि उसका पोजीशन जो है वो अभी भी उस सेलर के पास है। तो जो प्रॉपर्टी उसने डिले करी है डिलीवर करवाने में, मतलब लेने में डिले कर दी ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, तो यहाँ पे हमेशा जो रिस्क होगा वो बायर के पास रहेगा। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं कुछ कि सेलर कब लायबल होगा। अब जो उसने केक बना के तैयार कर दिया, उसके बाद वो फ़ोन करता है कि मैंने आपका केक जो है वो तैयार करने वाला हूँ, 1 घंटे में तैयार करूँगा, उसको आप ले जाना। अब वो फ़ोन करके उसके बोलेगा उस टाइम पे जो बायर है ना वो पूछता है कि आपकी दुकान किस टाइम तक खुली रहती है, तो वो बोलते थे कि मैं 6 बजे दुकान बंद करता हूँ, आप 6 बजे से पहले कभी भी ले जाना। अब वो जो पर्सन है जो बायर वो 5:30 बजे दुकान में आता है और दुकान बंद मिल रही है। वो जो सेलर था वो 4 बजे दुकान बंद करके जा चुका है। अब वो जो 5:30 बजे आया उसने देखा कि दुकान बंद है, कॉल करता बोलता भाई साहब कहाँ, मेरे को सामान चाहिए मेरा, तो बोलता है मैं तो भूल गया था, सामान आपका 1 घंटे के बाद दूंगा। अब जो 1 घंटे के बाद का नाम लिया, हो सकता है कि वो 2 या 3 घंटे के बाद आया। अब जो 3 घंटे बाद आया उस एवज में उस 3 घंटे की वजह से उसको प्रॉपर्टी पेरिश हो चुकी। अब जो पेरिश होगी प्रॉपर्टी, जो केक था वो खत्म हो चुका, खराब हो चुका। उस केस में क्या था, डिले किसके पार्ट पे है? सेलर के पार्ट पे, क्योंकि सेलर ने बोला था कि मैं दुकान 6 बजे बंद करूंगा और जो बायर था वो 5:30 बजे आया, लेकिन आपने 5:30 बजे से पहले ही दुकान बंद कर दी। अब जो डिलीवरी करने में डिले हो रहा है ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, तो यहाँ पे सेलर के पास ही वो रिस्क होगा, उसका जितना भी नुकसान होगा वो हमेशा भरना पड़ेगा उस सेलर को ही। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज का देख लिया कि अगर इन केस कोई बायर डिफॉल्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी, और इन केस अगर कोई सेलर डिफॉल्ट कर रहा है इन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पे लायबिलिटी जो होगी टू बियर द रिस्क, अब मतलब बियर द लॉस जो होगा उसका रिस्क हमेशा उसी पार्टी के होगा जो आपका डिफॉल्टर पार्टी है वो। अब सेकंड बात कर रहा है कोई स्पेशल एग्रीमेंट की, जहाँ पे पार्टीज के बीच में स्पेशल एग्रीमेंट हो चुका। अब स्पेशल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई कांच की कोई चीज़ आपकी ग्लास से बने हुए कुछ सामान है, उसको आपने भेजने के लिए बोल दे कि हमने ये सामान इस टाटा एस के अंदर फिक्स करके उसको पैक करके मैंने ये सामान भेज देना है। अब जिस रास्ते से जा रहे हो ना वो रास्ता हो सकता है कि कुछ टूटा हुआ रास्ता है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका वो जो सामान था कांच की चीज़ें टूट सकती हैं। उस केस में दोनों पार्टीज ने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि जो दूसरा रास्ता है वो लेंदी पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान को नुकसान नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि आप दूसरे वाले रास्ते से मेरे को सामान भेज दो। यहाँ पे स्पेशल एग्रीमेंट हो चुका दोनों के पार्टीज के बीच में। तो एग्रीमेंट यहाँ पे होने के बाद एक तरीके से एग्रीमेंट वही है ना जहाँ पे आपके सेलर और बायर दोनों आपके एग्री करते हो किसी बात के ऊपर, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर मानी जा सकती है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है उस। लेकिन रियल में क्या होगा, अगर इन केस सेलर ने अपना कैरियर भेजा जिसको सामान देके भेज दिया कि आप उसका सामान उसके घर पे उतार के आना, उस केस में हो सकता है कि अभी भी जो है उसकी ओनरशिप भी और उसकी जो पोजीशन है वो अभी भी सेलर के पास है। सेलर है अपने पास रखे बैठा हुआ, रिजर्व करके बैठा हुआ है उसका राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बायर पर्सन है ना उसका रिस्क रहेगा, क्योंकि वो स्पेशली एग्रीड कर चुका है कि प्रॉपर्टी मेरे को उस दूसरे रास्ते से आप मेरे को भेज सकते हो। इन केस अगर रास्ते में कुछ भी रास्ते के अंदर टूट फूट होगी या फिर इन केस कुछ रोबरी या फिर डकैती कुछ भी हो रही है, उस केस में उसका जो लॉस होगा वो बियर करने वाला पर्सन होगा आपका बायर। यहाँ पे दोनों पार्टीज ने स्पेशली एग्रीमेंट कर लिया था, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन और रिस्क जो है वो हो सकता है पोजीशन आपका ट्रांसफर हो गया हो, लेकिन जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप अभी भी किसके पास है, सेलर के पास ही है, क्योंकि पेमेंट अभी भी देनी बाकी है। पेमेंट हो सकता है उसने ना दी हो, पेमेंट जब करेगा जब आप उसको प्रॉपर्ली डिलीवर कर दोगे सामान, उससे पहले कुछ भी लॉस हो रहा है स्पेशल एग्रीमेंट के केस में, तो आपका जो रिस्क होगा वो हमेशा किसके पास रहेगा, उस बंदे के पास रहेगा जिसने स्पेशली एग्रीमेंट करने के लिए राजी हो रहा है, जो पर्सन आपका बायर था इस केस के अंदर उसके ऊपर रहेगा। और लास्ट वन आप जो थर्ड वन है वो बात कर रहा है आपका ट्रेड यूसेज और किसी कस्टम्स की। मान लेते हैं जैसे कि एक कुछ ऑक्शन फर्म है, ए बी और सी 3 पर्सन है, उनकी फर्म चला रहे हैं, वो यहाँ पे क्या करवाते हैं, नीलामी करवाते हैं प्रॉपर्टीज़ की।
अब जनरली ऑक्शन सेल के अंदर क्या रहता है आपका कि कोई भी आपने सामान बेचना है तो उसके रिगार्डिंग उसकी आप ऑक्शन करवाओगे, सेल लगवाओगे उसके रिगार्डिंग, और क्या करोगे, जब भी आपने 1,01,000, 1,02,000 और 1,03,000 जो बोलते हैं ना नॉर्मली, जो 3 बोलते हैं, 3 के बाद जो हैमर आपका मारा जाएगा उसी टाइम पे समझते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी। लेकिन उनने कस्टम्स ऐसे बना रखे हैं या फिर उनके यूसेज ऐसे हैं कि तीसरा हैमर लगने के बाद प्रॉपर्टी तो एक तरीके से देखी जाएगी कि डिम्ड, ऐसे डिम करी जाएंगी कि तो प्रॉपर्टी जो है वो तो ट्रांसफर हो चुकी, लेकिन उसका जो रिस्क है ना वो किसके पास रहेगा। अब जनरली इसके अंदर इन्होंने क्या कस्टम बना ली कि प्रॉपर्टी के बाद जहाँ पे आपने थर्ड जो हैमर है वो मार दिया, उसके बाद जो उसकी मेन रिस्क होगा ना वो तो बायर के पास रहेगा कि आपको सिर्फ रिस्क देखना है। आप क्या करोगे, थर्ड हैमर लगने के बाद उसका पोजीशन, उसकी ओनरशिप, सबके सब सारी चीज़ें सेलर अपने पास रिजर्व करके रखेगा, बोलेगा कि आप मेरे को प्रॉपर पेमेंट करके जाओ और एक बंदा छोड़ के जाओ यहाँ पे जो उसके ध्यान रखेगा। इन केस कुछ भी लॉस होगा ना तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या करोगे, पेमेंट लेके आओ, उसके बाद मैं आपको इसका ओनरशिप जो है वो टाइटल आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है, उसका पोजीशन वो भी सेलर के पास है। बायर के पास क्या गया, सिर्फ रिस्क गया है किस चीज़ का, इन केस कुछ भी लॉस हुआ तो उसके लॉस को भरने के लिए यहाँ पे बायर ही लायबल होगा। इस तरीके के कुछ कस्टम्स बना रखे हैं। जनरल रूल में तो ये रहता है ना कि थर्ड हैमर लगने के बाद हमेशा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी, जो रिस्क होगा वो भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि उनने कस्टम ऐसे बना दिए कि सिर्फ रिस्क जो होगा वो ट्रांसफर हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी और ओनरशिप जो है वो दोनों चीजें अभी भी इन द पोजीशन ऑफ द सेलर है। तो उस केस में भी आपकी बायर की लायबिलिटी बनेगी। और लास्ट वन बात कर रहा है आपके सेलर और बायर है जो कि आपकी एज ए बेली की तरह वो ट्रीट करे जा रहे हैं। ये आपका सेकंड प्रोवाइजो की बात करेगा। एक बार सेक्शन के अंदर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रोवाइजो फर्स्ट बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर, या तो बायर ने डिले कर दिया या फिर सेलर ने डिले कर दिया, तो जिसने डिले कर दिया जो डिफॉल्टर पार्टी होगी उसी के पास रिस्क रहेगा। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, जो फॉल्टी पार्टी है उसी का रिस्क रहेगा। एज रिगार्ड एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट, उस फॉल्ट के लिए हो सकता है कि उसकी लायबिलिटी यहाँ पे, अदरवाइज वो आपका लॉस ना भी होता, हो सकता है कि ऐसी डिलीवरी आप डिले करने की वजह से आपको वो लॉस हो रहा है, अदरवाइज वो नहीं होना था। अगर डिले कर दिया तो आपको लॉस हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जिसने भी पार्टी ने फॉल्ट कर दिया उसी का रहेगा रिस्क। सेकंड आपका बात करता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शेल इफेक्ट द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ आइदर सेलर और बायर एज द बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा हुआ है उसका रिस्क नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो कि प्रॉपर्टी हो सकती है उसका ओनर जो है ए पर्सन है, उसने प्रॉपर्टी बी को दी हुई है, अब बी जो है वो एज ए बेली उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठा तो उसी की लायबिलिटी बनेगी। इन केस कुछ भी लॉस होगा तो उसी को बियर करना। ये आपकी फोर्थ एक्सेप्शन थी। ये आपका सेक्शन 26 था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन 27 को देख लेंगे। अगर 26 से जुड़ी हुई कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो पिछली आपकी 25 तक की वीडियो थी उनमें से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी, अगर कोई भी आपका डाउट आ रहा है, कुछ भी अगर क्वेरी है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।